नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे एआई की रेस में आगे जाने के लिए पीएम मोदी का क्या है प्लान। देखेंगे नए आयकर कानून की बड़ी बातों को, एक नजर डालेंगे कानपुर कन्नौज में आईटी के बड़े एक्शन पर, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की मुफ्त राशन वाली टिप्पणी को, जानेंगे कि ममता बनर्जी को किसने भेजा 11 करोड़ का नोटिस और आखिर में देखेंगे भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी केस में कैसे फंस गए राहुल गांधी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 1984 सिख दंगे से जुड़े केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार, अब 18 फरवरी को होगी सजा पर बहस। 41 सालों बाद आया फैसला। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर 1,83,00,000 लोगों ने लगाई डुबकी, 15 किलोमीटर तक भीड़, श्रद्धालुओं पर 25 क्विंटल बरसाए गए फूल। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का हुआ निधन। बाबरी विध्वंस के वक्त रामलला को गोद में लेकर भागे थे, टीचर के बाद बने पुजारी। राजस्थान में भिवाड़ी के यूआईटी थाना इलाके में एक बैटरी के गोदाम से लाखों रुपए की 90 बैटरियां हुई चोरी, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में बनने जा रहा कैंसर हॉस्पिटल दिखेगा कुछ ऐसा, सामने आया 3D डिजाइन। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे भूमि पूजन। प्रयागराज का सफर अब लंदन से भी महंगा। जी हां, बता दें कि 80,000 रुपए तक पहुंच गया किराया। दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली, राजस्थान और यूपी में भी चल रही है छापेमारी। मणिपुर में लगेगा राष्ट्रपति शासन। एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार, आज आ सकता है फैसला। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नजर आएंगे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विशेष सत्र में कर सकते हैं संबोधित। उत्तर प्रदेश में होगी अब रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री, जिससे किराएदार और मकान मालिक के बीच किसी भी विवाद का हल आसानी से हो सकेगा। तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी पर भड़के एयर चीफ मार्शल। एयरफोर्स चीफ ने लड़ाकू विमानों में देरी पर जताई अपनी चिंता, कहा कि उन्हें कंपनी पर कोई भरोसा नहीं। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंगलवार को हुए एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक पूरा सिस्टम बनाने पर जोर दिया और कहा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई के लिए वैश्विक प्रयास करने होंगे ताकि साझा मूल्य को बनाए रखा जा सके और ये इससे जुड़े खतरों से निपटने के लिए भी जरूरी है। एआई को लेकर भारत के प्लान पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM पर काम कर रहा है और एआई अब जरूरत बन गया है। एआई पर पीएम मोदी का ये भाषण भारत की एआई को लेकर अप्रोच के हिसाब से अहम है। उनका भाषण बताता है कि भारत इस मुद्दे पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। अब तक मोदी सरकार ने एआई को लेकर इतने स्पष्ट तरीके से प्लान नहीं रखा था। ये तीसरी एआई समिट है। इससे पहले साल 2023 में ब्रिटेन और 2024 में दक्षिण कोरिया में हुआ था और अगली एआई समिट भारत में होगा। जी हां, अभी तक मोदी सरकार ने एआई को लेकर कोई मजबूत प्लान तैयार नहीं किया था, लेकिन गूगल के अनुमान अनुसार आने वाले समय में एआई से भारत को 33 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वजह से सरकार इसे लेकर मजबूत प्लान के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पेरिस का एआई समिट भारत की सह अध्यक्षता में हो रहा है, जिसका कारण ये है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत एआई टैलेंट पूल की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। अमेरिका और चीन इस रेस में भारत से आगे हैं क्योंकि उनके पास LLM है। LLM एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जिसको टेक्स्ट बेस्ड डेटा पर ट्रेन किया गया है। आपको बता दें कि इसकी मदद से हर सवाल का लिखित में जवाब मिलता है, जैसे चैट जीपीटी जेमिनी है। भारत के पास चैट जीपीटी
जीपीटी, जेमिनी जैसे एआई बॉट्स हैं और चीन के पास डीप सीक है और दूसरे एआई स्टार्टअप्स हैं। इन कंपनियों के पास अपना एलएलएम है। अब भारत भी अपना एलएलएम तैयार करेगा जिससे भारतीयों को बेहतर सर्विसेज मिलेंगी। इस डेटा के इस्तेमाल से एआई को क्षेत्रीय भाषा के लिए ट्रेन किया जा सकेगा। लोकसभा में इनकम टैक्स बिल जल्द ही पेश किया जाना है। इससे पहले ही इनकम टैक्स बिल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ये बिल 622 पन्नों का है जिसमें 536 सेक्शन और 16 अनुसूचियां शामिल है। न्यू इनकम टैक्स बिल पुराने आयकर कानून से सरल भाषा में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि ये काफी सरल भाषा में होगा ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो चलिए जानते हैं कि इनकम टैक्स बिल के ड्राफ्ट में बड़ी खास बातें कौन कौन सी हैं। पहले प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और अन्य ईयर होते थे। अब इन सभी ईयर को खत्म करके एक टैक्स ईयर कर दिया गया है ताकि टैक्स पेयर्स को आसानी से समझ आ सके। इसमें 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर दिए गए हैं। छूट से लेकर नए नियमों को अलग अलग सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है। नए कानून के तहत 2025 में 536 धाराएं शामिल है जो वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 की 298 धाराओं से अधिक है। मौजूदा कानून में 14 अनुसूचियां हैं जो नए कानून में बढ़कर 16 हो जाएंगी। पहले आयकर कानून 1961 की जगह पर इस कानून को पेश किया जाएगा जिसके तहत 880 पन्नों के पुराने कानून को खत्म करके नए कानून में 622 पन्ने रखे गए हैं। ज्यादातर सबसेक्शन को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने नए आयकर विधेयक 2025 को अप्रैल 2026 तक लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब है कि टैक्स ईयर 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इस अधिनियम को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत किए गए कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले भी ऐसा ही नियम था जिसे जारी रखा गया है। मेडिकल, होम लोन, पीएफ, हायर एजुकेशन पर लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट भी जारी रखा गया है। आयकर विभाग की टीमों ने आज बुधवार की सुबह कानपुर और कन्नौज में कई ठिकानों पर एक साथ बड़ी कार्यवाही की है। बता दें कि आयकर विभाग की टीम ने यहां 35 जगहों पर छापा मारा है। ये छापेमारी खास तौर पर पान मसाला, इत्र और कोल्ड स्टोरेज कारोबार से जुड़े व्यापारियों के परिसरों पर की गई है। जानकारी के अनुसार कानपुर में मशहूर SNK पान मसाला ग्रुप के मालिक नवीन कुरेले के घर और व्यावसायिक ठिकानों पर रेड मारी गई है, जबकि गणपति ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठिकानों पर भी जांच की गई है। इसी तरह कन्नौज में बड़े इत्र कारोबारियों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों के परिसरों पर भी आयकर विभाग ने छापा डाला। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यवाही को टैक्स चोरी की जानकारी मिलने के बाद अंजाम दिया गया। आयकर विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि ये कारोबारी अवैध रूप से माल की आपूर्ति कर रहे हैं और अंदरूनी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर ही आयकर विभाग ने एक साथ इन सभी ठिकानों पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि चंद्रावली एंड सन्स फर्म पर भी जांच की गई है, जहां टैक्स चोरी से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल सकते हैं। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीमों ने घरों, फैक्ट्रियों, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज परिसरों में दस्तावेजों की जांच की। कानपुर और कन्नौज में जिन व्यापारियों प्रतिष्ठानों पर छापा पड़ा उनके बाहर आयकर विभाग की गाड़ियां तैनात नजर आईं, जिससे व्यापारी जगत में हलचल मच गई। अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को एक संयुक्त ऑपरेशन बताया है। सभी कारोबारी आपस में व्यापारिक लेन देन के जरिए जुड़े हुए थे और एक दूसरे को माल की आपूर्ति करते थे। वहीं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की ओर से मुफ्त में दी जाने वाली सुविधाओं पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने फ्रीवीज की घोषणाओं करने की प्रथाओं की निंदा की है। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। ये टिप्पणी जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की है। बेंच शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवई ने कहा कि दुर्भाग्य से इन मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कोई काम किए राशि मिल रही है। अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए आश्रय की व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाएगा।
पीठ ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र सरकार से ये पूछने का निर्देश दिया कि शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन कितने समय में लागू किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 6 सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.एन. ढींगरा द्वारा बीजेपी, आप और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में मतदान को कैश वितरित करने के उनके वादों पर दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा कृत्य भ्रष्ट आचरण में आता है। याचिका न्यायमूर्ति ढींगरा द्वारा दायर की गई थी, जो सशक्त समाज संगठन के अध्यक्ष भी हैं। इसे दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लाया गया था, जो अब संपन्न हो गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील सुरुचि सूरी ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही अश्विनी कुमार उपाध्याय मामले में मुफ्त के मुद्दे पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 के आदेश के संदर्भ में 3 न्यायाधीशों की पीठ गठित करने की आवश्यकता है। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के वकील से कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत का रुख करना चाहिए और वहां पक्षकार की तलाशी भी करनी चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच फिर से तनातनी बढ़ गई है। जी हां, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुणाल घोष समेत तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। बोस की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में सभी नेताओं से कहा गया है कि आपने राज्यपाल का मानहानि किया है, इस संबंध में तुरंत माफी मांगे, नहीं तो 11-11 करोड़ रुपए का मानहानि ठोका जाएगा। ये नोटिस तृणमूल के नवनिर्वाचित विधायक सैयतिका बनर्जी और रैयत हुसैन सरकार को भेजा गया है। पहली बार देश के इतिहास में किसी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और विधायकों को मानहानि का नोटिस भेजा है। आपको बताते चले कि मई 2024 में बंगाल के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें बारानगर सीट से सैयतिका बनर्जी और भगवान गोला सीट से रैयत सरकार ने जीत हासिल की। दोनों विधायकों के शपथ को लेकर पेच फंस गया। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को शपथ का अधिकार नहीं दिया। राज्यपाल का कहना था कि डिप्टी स्पीकर दोनों को शपथ दिलवाएं। वहीं दोनों विधायकों ने राज्य भवन जाकर भी शपथ लेने से इनकार कर दिया था। इन विधायकों का कहना था कि राजभवन सुरक्षित नहीं है। जब पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी। ममता बनर्जी का कहना था कि राजभवन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता से राजभवन को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करने के लिए कहा था। कहा जा रहा है कि इस घटना के दौरान ही दोनों विधायकों ने राज्यपाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसका कानूनी नोटिस अब जाकर भेजा गया है। राज्यपाल सीवी बोस ने जो मानहानि का नोटिस भेजा है, उसमें 11-11 करोड़ का जिक्र है। दिलचस्प बात है कि सैयतिका बनर्जी की कुल संपत्ति 45 लाख है और रैयत हुसैन सरकार की कुल संपत्ति 3 करोड़ है। सैयतिका बांग्ला फिल्म अभिनेत्री है, तो सरकार ने तृणमूल कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। जी हां, बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के सिलसिले में लखनऊ की एक अदालत ने समन भेजा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 24 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है। बताते चले कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाया है, जिसके बाद कोर्ट ने भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में तलब किया है। दरअसल 6 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। परिवार के मुताबिक राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कुछ नहीं पूछता। 12 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने राहुल गांधी के बयान का खंडन किया। सेना ने आधिकारिक बयान दिया कि चीनी सेना अरुणाचल में अवैध रूप से घुसी थी, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और चीनी सेना वापस चली गई। वादी के मुताबिक वो सेना का सम्मान करते हैं और राहुल गांधी ने सेना का मजाक उड़ाकर मानहानि की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 24 मार्च को राहुल गांधी को तलब किया है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।